प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम अचसंधि प्रकरण के अंतर्गत दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने वृद्धि और पररूप संधि के बारे में पढ़ा था। संधियों के उदाहरण अधिक से अधिक सिद्ध किए जाएं ताकि हम सभी पुस्तकों में आने वाले संधि के शब्दों को संधि विच्छेद के रूप में अथवा संधि विच्छेद से संधि के रूप में उनको हल कर सकें। ये इसी प्रयोजन से आपके इस पाठ्यक्रम में ये संधि प्रकरण रखा गया है कि बालकों को संधि विच्छेद और संधि करने का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी क्रम में आज हम दीर्घ संधि को पढ़ रहे हैं और दीर्घ संधि का विधायक सूत्र है हमारा अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश स्यात्, यानी अक के पश्चात सवर्ण अच पर में रहने पर दीर्घ एकादेश संधि होती है। दीर्घ एकादेश संधि है दीर्घ भी। एकादेश का मतलब पूर्व परयो, एकः पूर्व परयो, पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश होता है। इसलिए अक के पश्चात सवर्ण अच पर में रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। पहला उदाहरण आता है दैत्यारी। समास विग्रह है इसका दैत्यानाम अरि, अर्थात दैत्यों का शत्रु अर्थात भगवान विष्णु। और पहला पद है इसमें दैत्य है, दूसरा पद है अरि। तो आप देख रहे हैं दोनों पदों के प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में दोनों में ए है इधर और इधर भी ए है, तो ये अक है। और उस अक के पश्चात सवर्ण अच है इधर, इसलिए दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा और इस ए दोनों के स्थान पर एकादेश होकर के आ होगा और इस प्रकार से दैत्यारी रूप सिद्ध होगा। तो केवल इतना सा विग्रह, और इसके आधार पर हमको याद रखना है कि रूप सिद्धियों के रूप में हमको ऐसा लिखना है दैत्यानाम अरि इति विग्रहे दैत्यः प्लस अरि इति स्थिते अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घ एकादेशे दैत्यारी इति रूपम सिद्धम। इस तरीके से अब बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आएंगे। कई पाठ्य पुस्तकें जब हमको पढ़ने को मिलेगी साहित्य के अंतर्गत, वांग्मय के अंतर्गत, तो उनमें कई ऐसे शब्द मिले होंगे, जैसे शिवालय मिला होगा, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि शिव और आलय दोनों तरफ सवर्ण है, अक, इसलिए उनको दीर्घ एकादेश होता है। क्योंकि अक का जो सवर्ण है उसमें ये देखते हैं हम कि ये ए, ई, उ, री और ली ये अक हैं, और इस अक के पश्चात अच पर में रहने पर अच भी कैसा होना चाहिए? सवर्ण। सवर्ण का मतलब अक ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहां दीर्घ एकादेश होता है। ए का सवर्ण ए या आ है, वो पर में होना चाहिए। ई का सवर्ण ई या दीर्घ ई है। उ का सवर्ण उ या दीर्घ उ है। री का सवर्ण री या दीर्घ री है। लृ का सवर्ण लृ होता है। लृ का दीर्घ नहीं होता है। लृ वर्णस्य द्वादश भेदा तस्य दीर्घाभावात्, उसमें दीर्घ नहीं होता। उसके पश्चात इसी जैसा सवर्ण अच पर में होना चाहिए। तो दूसरा उदाहरण पढ़ रहे थे हम, श्री से संधि विच्छेद है इसका श्री ईश है। देखिए अब प्रथम पद के अंत में दीर्घ इकार है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी दीर्घ इकार है, दोनों सवर्ण है, इसलिए सवर्ण अच पर में रहने पर अक को दीर्घ एकादेश होगा। दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा, इसलिए यहां पर भी दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे। सिद्धि लेखन की प्रक्रिया इस जैसी ही है। तीसरा उदाहरण है इसका विष्णुदय। विष्णु का उदय, विष्णु प्लस उदय, तो यहां भी देखिए दोनों तरफ विष्णु उ और उ के पश्चात उ सवर्ण है, इसलिए दोनों के स्थान पर दोनों को हटा देंगे और उसकी जगह दीर्घ एकादेश होगा। तो क्या रूप बनेगा? विष्णुदय। तो ये ए,
ई और ऊ के उदाहरण हुए। अब हमारे पास है री और ली। री और ली के रूप में री का जो दीर्घ होता है वो इस तरीके से होता है, इसलिए री के पश्चात सवर्ण री होने पर उसको दीर्घ एकादेश होगा। तो इस दृष्टिकोण से जैसे एक उदाहरण लिखा ये होत्रीकार, इसमें देखें होत्री प्लस रीकार, दोनों तरफ री है, इसलिए री के पश्चात सवर्ण है, इसलिए दीर्घ एकादेश होगा। तो री और री के स्थान पर दीर्घ री होगा, यानी पहला रूप सिद्ध होगा होत्रीकार है। दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए ये देखेंगे कि जहां संधि स्थल दिखाई देता है वहां हमको दीर्घ मात्राएं दिखाई देगी, जैसे आ, जैसे ई, जैसे ऊ और जैसे दीर्घ री। एक वार्तिककार कात्यायन ने एक वार्तिक और प्रयोग की गई यहां, उसने कहीं इस तरह का भी प्रयोग देखा तो उसने एक नियम बनाया अपने वार्तिक के माध्यम से और उसने लिखा रीति सवर्णे री रीवा, अर्थात रित सवर्ण रित परे होने पर, सवर्ण रित पर में होने पर उसको दीर्घ री अथवा ये रह के ऊपर रह का भाग और नीचे री की मात्रा के रूप में इस तरह का भी आदेश होता है, इसलिए यहां ऐसा रूप भी लिखा जा सकता है होत्रीकार है। इस वार्तिक के आधार पर यह प्रयोग विकल्प से बना और अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से यह रूप बना। तो इस तरीके से दोनों रूप होत्रीकार और होत्रीकार। आगे लिखा है लृति सवर्णे लीवा। ये वार्तिक भी कहते कहीं उसको इस तरह का भी प्रयोग मिला तो उसने कहा कि भाई अगर ली सवर्ण पर में है तो ऐसी स्थिति में वहां लय के पश्चात ली का प्रयोग भी हो सकता है, तो होत्रीकार इस तरह का। और जब इस वार्तिक का प्रयोग नहीं होगा तो अक सवर्ण दीर्घ से री प्लस ली के रूप में होत्री प्लस लीकार, तो यहां री प्लस ली के स्थान पर दीर्घ री का ही प्रयोग होता है, कारण क्योंकि री ली वर्णयोर मिथ सावर्णम वाच्यम, क्योंकि ली का दीर्घ होता नहीं इसलिए वहां री और ली की सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए री दीर्घ के रूप में ही लिखा जाएगा, चाहे उसके पश्चात लीकार का प्रयोग हो, ली का प्रयोग हो अथवा री का प्रयोग हो। इस वार्तिक का जब प्रयोग करते हैं तब ये लय के रूप में भी इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये दोनों रूप सही होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दीर्घ ऋकार चाहे ऋकार पर में हो सवर्ण अथवा ऋकार पर में हो, दोनों स्थिति में इस तरीके से हम अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से इस प्रकार के सभी उदाहरणों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा भी कहीं उदाहरण आ जाता है पितृणम, तो अब समझ जाइए दीर्घ री है, इसका मतलब यहाँ दोनों तरफ री हो, इसलिए पितृ धन ऋणम, इस तरीके से अक सवर्ण दीर्घ को हम पढ़ सकते हैं। इसमें एक उदाहरण लिखा कि भाई अक ही क्यों लिखा है, अक सवर्णे अति परे, तो एक उदाहरण दिया हरे प्लस ए, तो हरे प्लस ए, अब यहां भी दीर्घ संधि होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ सवर्ण है, लेकिन अक नहीं है, अक के सवर्ण अच पर में रहने पर, अक के पर में सवर्ण अच पर में रहने पर दीर्घ एकादेश होता है, तो यहां ये अक नहीं है ए है, इसलिए यहां दीर्घ एकादेश नहीं होगा। अब अच परे ऐसा लिखा है तो अक परे रहते ऐसा नहीं लिखा, अच परे का मतलब यह है कि सवर्ण होना चाहिए, तो सवर्ण का मतलब इनका सवर्ण होगा तभी तो दीर्घ एकादेश होगा, इसलिए इनके सवर्ण ए ई उ री ली के रूप में ही पाए जाएंगे। और इस तरीके से हम अक सवर्ण दीर्घ की व्याख्या कर सकते हैं। इस सूत्र के अगर व्याख्या आती है तो आपको ऐसा लिख करके ये तीनों चार उदाहरणों को इस तरीके से समझाना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में सूत्र की व्याख्या पूछी जाती है और वो प्राय 6 अंक का प्रश्न होता है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से लघुत्रात्मक रूप में आपको इतना उत्तर लिखना होता है। इसके बाद देखिए अगला, अब पढ़ रहे हैं हम पूर्व रूप संधि, और एक सूत्र है एंगः पदांतात अति। एंगः पदांतात, पदांतात पंचम्य अंत है, तो पदांतात एंगो अर्थात पदांत एंग से पर अत होने पर, उसके पर में अत होने पर वहां उसको पूर्व रूप एकादेश होता है।
पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश है स्यात्। तो अब देखिए इसमें एक उदाहरण लिखा, हरे औ विष्णु। पदांतात एंग का मतलब पद के अंत में एंग होना चाहिए। एंग से तात्पर्य दो स्वर होते हैं, ए और ओ। तो ये उदाहरण हुआ हरे औ और विष्णु औ। अब सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो पूर्व रूप संधि होती है, इस पूर्व रूप संधि में पदांत होना अनिवार्य है और पदांत के पश्चात दो स्वर होना अनिवार्य है। या तो ए हो सकता है अथवा ओ हो सकता है। तो अब पदांत की पहचान करेंगे। पदांत की पहचान यही है कि दोनों पद अलग अलग हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि हरे औ, तो हरे ये पदांत है, कौन सी विभक्ति का दिखाई दे रहा है, अर्थात संबोधन एक वचन। और औ का मतलब क्या है, औ तो एक उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग तो पहले आता है, लेकिन यहां औ एक क्रियापद है। औ धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। जैसे लिखते हैं ना, पठतु पठताम पठंतु पठ, तो उसी तरह अवतु अवताम अवंतु अव। तो हे हरि रक्षा करो, हे विष्णु रक्षा करो। तो ये दोनों पदांत हैं, इसलिए पदांत होने के कारण इनमें एचो वायव्य सूत्र से अयादि संधि जो प्राप्त हो रही है उसको ये सूत्र बाध देता है। इसलिए ये सूत्र एचो वायव्य सूत्र का बाधक सूत्र है, उसका अपवाद सूत्र है। उससे जो कार्य प्राप्त होगा पदांत में उसको ये बाधेगा और उसकी जगह पूर्व रूप एकादेश करेगा। इसलिए यहाँ इसको पूर्व रूप होगा और ये इस तरीके से अवग्रह का चिन्ह करेंगे। और इसी तरह ये विष्णु औ भी अवग्रह के चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा। इस तरीके से पूर्व रूप संधि के अंतर्गत हमको पदांत की आवश्यकता है, एंग की आवश्यकता है और उसके पश्चात केवल अत की आवश्यकता, ह्रस्व ए ही होना चाहिए। तो अब हरे औ को सिद्ध करेंगे हम। हरे औ को जब सिद्ध करते हैं तो हरे प्लस औ इति स्थिते एचो वायव्य इति सूत्रेण अयादेशे प्राप्ते तम बाधित्वा एंगः पदांतादति इति सूत्रेण पूर्व रूप एकादेशे कृते हरे औ इति रूपम सिद्धम। तो पूर्व रूप संधि में एक के पश्चात एक की जगह या अवग्रह का चिन्ह लिख दिया जाता है, उसको उसकी प्रतीति कराने के लिए कि यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। और इसी तरह विष्णु औ भी इसी तरीके से रूप सिद्ध करेंगे, विष्णु औ। इसके बाद देखिए तो इस तरह के अब और कई तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे आपने लिखा वनेश्मिन, तब इसको देखिए ए के पश्चात ये ए है, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि है, एंगः पदांतादति, पूर्व रूप संधि का प्रयोग। आगे एक सूत्र पढ़ रहे हैं हम, सर्वत्र विभाषा गो। इसका अर्थ है कि गो शब्द के पश्चात अत परे रहते, पदांत गो शब्द के पश्चात अत परे रहते विकल्प से प्रकृति भाव होता है। पदांत होना चाहिए, दूसरी बात अत पर में होना चाहिए, तो वहां विकल्प से प्रकृति भाव, यानी ये सूत्र प्रकृति भाव करता है और निश्चित स्थान पर करता है। निश्चित स्थान से तात्पर्य एक ही शब्द में करता है, वो शब्द है गो, और उसके साथ भी शर्त जुड़ी हुई, उसके पश्चात अत ही होना चाहिए, यानी ह्रस्व ए का ही प्रयोग होना चाहिए, तभी ये प्रकृति भाव करेगा। तो प्रकृति भाव पहली बार आ रहा है शब्द। प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि वहां किसी प्रकार की कोई असंधि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये गो अग्रम रूप बनेगा, क्योंकि ये प्रकृति भाव है। जैसा था संधि छेद में गो प्लस अग्रम, वैसा का वैसा लिखेंगे। और पहले उसको एंग पदांतादि से क्या करेंगे हम, पूर्व रूप। तो पूर्व रूप के रूप में क्या रूप बनता है, गो अग्रम, लेकिन उसको बाद कर सर्वत्र विभाषा गो, इससे हम क्या करते हैं, प्रकृति भाव। तो विकल्प से होता है प्रकृति भाव, तो एक बार उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब एंग पदांतादि सूत्र से हम क्या करेंगे, पूर्व रूप करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों रूप सिद्ध होंगे, गो अग्रम और गो अग्रम। एक और सूत्र है इसके पश्चात, अवंग स्फोटायनस्य। इसमें लिखा है अचि परे पदांते गोर अवंग वाश्यात, कि अच पर में रहने पर, अब देखो इसमें अत पर में नहीं है, इसमें अच पर में, कोई भी अच हो सकता है।
अचि परे पदांते गोर अवंग वाशात, अच पर में रहने पर पदांत में गो को अवंगादेश होता है विकल्प से, इसलिए इसको जब अवंगादेश करेंगे विकल्प से तो गो अग्रम। अब गो अग्रम में उस गो के स्थान पर अवादेश करेंगे, अवंगादेश। और अवंगादेश जो होता है वो वह पूर्ण होता है, गौ अग्रम। एचोय वायव्य से जो अयादि संधि करते हैं वहां अव हलंत है वह, और यहां जो अवंगादेश कर रहे हैं उसमें वह पूरा है, क्योंकि इसके वह का जो ए है वो अनुनासिक नहीं माना गया और उसकी संज्ञा नहीं हुई। इस प्रकार से ये गौ अग्रम हुआ। अब गौ अग्रम के पश्चात ए और ए होने के कारण अक सवर्णे दीर्घ है, इससे हम दीर्घ करेंगे तो ये गवाग्रम रूप सिद्ध बनेगा। इसका मतलब गो प्लस अग्रम इस संधि विच्छेद में 3 रूप बनते हैं। गो प्लस अग्रम इति स्थिते एंग पदांतादति इति सूत्रेण पूर्व रूपे प्राप्ते तम बाधित्वा सर्वत्र विवासा गो इति सूत्रेण प्रकृति भावे। तो इससे पहले प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव के बाद में अवंग स्फुटायनस्य इति सूत्रेण अवंगादेशे गौ अग्रम अक सवर्ण दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे करते गवाग्रम इति रूपम सिद्धम पक्षे एंग पदांतादति इति सूत्रेण पूर्व रूप एकादेशे गो अग्रम। ये अंत में चला जाएगा क्योंकि ये नित्य करता है कार्य, ये दोनों विकल्प से करते हैं। तो इसके विकल्प के बाद ये विकल्प हुआ और इसके विकल्प के पक्ष में फिर ये हुआ एंग पदांतादति। तो इस तरीके से गौ अग्रम गो अग्रम। एक ऐसा उदाहरण, कुछ ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहाँ व्यवस्थित विभाषा के रूप में गवाक्ष, वहाँ अवंगादेश का ही प्रयोग होता है गो अक्ष के रूप में, तो वहाँ गवाक्षय रूप बनेगा गो अक्षय, तो ये होगा गवाक्षय। व्यवस्थित विभाषया गवाक्षय इति एकस्मिन् रूपे न कोपि दोष है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वहाँ व्यवस्थित विभाषा के कारण गवाक्ष रूप ही इसके रूप में बनेगा गो अक्षय गवाक्षय। खिड़की के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अचसंधि का अंतिम सूत्र पढ़ रहे हैं हम, इंद्रेच। इंद्रेच सूत्र के आधार पर यह कहता है गोर अवंग स्यात् इंद्रे। तो अवंगादेश के 2 सूत्र पढ़े हमने, एक अवंग स्फुटायनस्य पढ़ा और दूसरा पढ़ा इंद्रेच। तो इंद्रेच सूत्र भी अवंगादेश करता है, लेकिन इसके लिए निश्चित है गो शब्द को ही होगा और इंद्र शब्द परे रहने पर ही होगा, यानी इसका एकमात्र उदाहरण है गवेंद्र। तो गो इंद्र। अब गो के ओ के स्थान पर अवादेश किया तो ये गौ इंद्र, और इसके बाद ए और ई के स्थान पर आद गुण है। इस सूत्र से हम क्या करते हैं, गुण संधि करते हैं, तो ये गवेंद्र रूप सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ अवंगादेश जब करेंगे तो उसके बाद में दूसरी दीर्घ या गुण संधि का भी हमको प्रयोग करना है, उसके आधार पर गवेंद्र रूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पूरी जो अचसंधि थी हमने, उस अचसंधि के ये 7 भेद पढ़े हमने। सबसे पहले यण संधि का भेद पढ़ा, उसका सूत्र था हमारा इकोयणची, मुख्य सूत्र। दूसरा सूत्र पढ़ा था हमने, दूसरा एचो वायव है। अब ध्यान से देखिए, इकोयणची जो सूत्र था उसमें इस तरह की स्थिति थी, अच्छा उसको भी क्या लिखा था हमने, असमान। इस तरीके से आप शॉर्ट में हम पूरी अचसंधि के उदाहरणों को, पुस्तकों के सभी उदाहरणों को हल कर सकते हैं। यण संधि के लिए इस तरह की स्थिति देखनी है। फिर उसके बाद एचो वायव सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, और उसके लिए हम देख रहे थे ए ओ आई औ, इनके पश्चात स्वर होना चाहिए, तब वहाँ हमको कौन सी करनी है, तब उसमें हमको अयादि संधि करनी है। तीसरी पढ़ाई मैंने आपको गुण संधि। गुण संधि में देखिए अब इधर के चेंज हो जाएंगे, यहाँ ए या आ होगा और उसके पश्चात प्लस में ये चारों आ जाएंगे, तब वहाँ कौन संधि हो जाएगी, तब उसको हम गुण संधि के रूप में पढ़ेंगे। और अब गुण और वृद्धि में यहाँ दोनों में एक जैसा ही होता है, तो वृद्धि में अब इधर के स्वर चेंज हो जाएंगे, ए ओ आई औ, इसमें आपको वृद्धि संधि करनी है। लेकिन ए प्लस री के रूप में, ए प्लस री के रूप में गुण भी होता है और वृद्धि भी होती है।
तो उसके लिए आप निश्चित याद रख लें कि वृद्धि केवल हमको 3 जगह जो मैंने आपको पढ़ाया था, 2 तो वार्तिकें थी, एक तो था ऋते च तृतीया समास से, और एक वार्तिक थी प्रवत्सतर कंबल वशनान दशानाम मृणे। उसके बाद एक सूत्र और पढ़ा था हमने जिसमें उपसर्गा धृति धातु, इन 3 स्थितियों में ए प्लस री बराबर आवृद्धि होती है। 3 जो वृद्धियां है ना, आ आई औ, वृद्धि रेची सूत्र से 2 वृद्धि वर्णों का ही प्रयोग होता है, आई और औ का। तो यहाँ आ नाम की जो वृद्धि है वो केवल उपसर्गा धृति धातु में, और वो दोनों वार्तिकों में, और एक विकल्प से शुभ धातु में भी वासुप्या पिछले सूत्र के द्वारा भी उसका प्रयोग विकल्प से किया जाता है। 5वीं संधि के रूप में हमने पररूप पढ़ा था, जिसका उदाहरण था एंगी पररूपम, मुख्य सूत्र था पाणिनि का, और एक पढ़ा था ओमांगोष्ठ। उसके बाद पररूप में पाणिनि के सूत्र के अलावा कात्यायन ने एक वार्तिक का प्रयोग किया था, सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। उसमें कुछ शब्दों का परिगणन किया गया, लेकिन परिगणन नहीं होता उसमें क्योंकि वो एक आकृति गण है, तो उसमें और भी शब्द आ सकते हैं। उसके पश्चात कुछ वार्तिकें और पड़ी थी जिसमें ओतवोष्ठ है वो समास सेवा, ओतु और ओष्ठ शब्द जो होते हैं वो समास में पररूप संधि हो सकती है, जैसे दंतोष्टम है, बिंबोष्ट है, इस तरह का जो प्रयोग करते हैं। और उसके पश्चात हमने आज पढ़ी थी ये अकय सवर्णे दीर्घ है, ये दीर्घ संधि, दीर्घ एकादेश संधि है, ये भी दीर्घादेश होता है, अक के पश्चात सवर्ण अच पर में होना चाहिए। और एक लास्ट में पढ़ी हमने पूर्व रूप संधि, एंग पदान तादति। इस सूत्र के द्वारा हमने इसको पूर्व रूप एकादेश के रूप में पढ़ा है। तो पूर्व रूप एकादेश के रूप में जब भी होगा तो वहाँ आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा, ए और ओ के पश्चात ए और ओ पदांत होने चाहिए। अगर वो पदांत नहीं है तो वहाँ पूर्व रूप संधि नहीं होगी। तब कौन संधि होगी? तब अयादि संधि होगी, क्योंकि ये अयादि संधि की बाधक संधि है। इस पूर्व रूप में गो शब्द को विशेष लिया गया और गो शब्द के साथ 3 सूत्र दिए गए। एक सूत्र दिया गया सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र है वो केवल गो शब्द के लिए, और अवंग स्फोटायन से ये भी गो शब्द के लिए, और इंद्रेच सूत्र भी गो शब्द, तीनों ही एक शब्द को परिलक्षित करके लिखे गए सूत्र हैं जिसमें प्रथम पद गो होगा और पदांत होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र है वो तो प्रकृति भाव करेगा विकल्प से, और वो रूप बनेगा गो अग्रम जो संधि विच्छेद का होता है। और उसके बाद दूसरा है अवंग स्फोटायन से, इसमें भी अवंगादेश होगा गो को, लेकिन इसमें अच पर में रह सकता है। और इंद्रेच सूत्र में भी हमको गौर अवंगादेश कर सकते हैं गवेंद्र के रूप में, इंद्र शब्द पर में होना चाहिए। अब जैसे गो प्लस ई करें हम, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन गो शब्द है, और सप्तमी के एक वचन में ंगी प्रत्यय जिसमें ई बसता है। तो बताइए आप कि गो प्लस ई, इसमें अवंगादेश होगा या नहीं होगा? अवंग स्फोटायन से सूत्र से, क्योंकि सर्वत्र विभाषा गो तो लग ही नहीं सकता क्योंकि उसके पश्चात ई है। एंग पदांताति लग ही नहीं सकता क्योंकि उसके पश्चात ई है, इसके लिए भी ए होना चाहिए, इसके लिए होना। लेकिन अवंग स्फोटायन से सूत्र ये कहता है कि अचि परे पदांते गौरवंग वाश्यात, कि अच पर में रहने पर उसको अवंगादेश होता है। तो यहाँ पर इस ओ के स्थान पर अवंगादेश हो जाना चाहिए, लेकिन कारण कि ये पदांत नहीं है इसलिए यहाँ अवंगादेश नहीं होगा, और यहाँ एचो वायव्य से अवादेश होकर के ये गवी रूप बनेगा। अवंगादेश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गो जो शब्द है उससे सप्तमी के एकवचन में ंगी प्रत्यय आता है, और ये प्रत्यय जुड़ेगा तब वो पदांत कहलाएगा। अभी ये पदांत नहीं है, इसलिए पदांत के अभाव में यहाँ अवंगादेश नहीं हुआ और गवी रूप सिद्ध हुआ। अब इसके पूरी अचसंधि समाप्त हो गई, अपना ये प्रकरण समाप्त हो गया है। इसके पश्चात अब हम कल की क्लास में आगे का जो अपना दूसरा प्रकरण है प्रकृति भाव संधि, जो अचसंधि से ही संबंधित है, लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में उसको एक अलग संधि माना, पंच संधि करके नाम दिया गया, इसलिए प्रकृति भाव को एक अलग संधि के रूप में माना है। तो कल की क्लास में हम प्रकृति भाव संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।